गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए हिंदी भाषा का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हिंदी भाषा की वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर टॉपिक का अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए हम लोग एक एक करके सारी बातों को सुने और समझें। देखिएगा एकदम आसान, जैसे हम लोग नाम लिए वर्ण विचार, तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग स्वर टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण विचार होता क्या है। वर्ण विचार कहने का जो स्पष्ट मतलब है कि वैसी व्याकरणीय पद जिसके अंतर्गत वर्ण एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम वर्ण विचार टॉपिक को ले रहे हैं तो मैं इसके अंतर्गत में वर्ण से संबंधित सभी बातों का, इसके सभी पक्षों का हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते एक एक करके कि वर्ण विचार के अंतर्गत आखिर कौन कौन से मुख्य पक्ष है जिसको हमको अध्ययन करना होता है। देखिएगा, वर्ण विचार के मुख्य पक्ष जो है, सबसे पहले वर्ण एवं वर्णमाला। हम इसमें वर्ण और वर्णमाला का एक परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखेंगे स्वर के बारे में, स्वर। उसके बाद देखिएगा जो नंबर 3 है वह है व्यंजन। नंबर 4 जो है वर्णों का उच्चारण स्थान। नंबर जो 5 होगा शब्दकोश में वर्णों का क्रम। और नंबर 6 देखिएगा वर्णों को आधा करना अर्थात स्वर। अब हम लोग आज की जो मुख्य रूप से मेरी जो क्लास है जिसका नाम स्वर है, आइए हम स्वर के बारे में एक एक बात को सुने और समझें कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ से समझने जानने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिएगा, स्वर जिसका अंग्रेजी रूप भावेल होता है, हम अगर समझेंगे कि स्वर जो शब्द है उसका अगर मैं सीधा मीनिंग, सीधा अर्थ लगाना चाहेंगे तो क्या वही बनेगा, पवित्र प्रतिज्ञा। पवित्र कहने का मतलब यह होता है कि एक ऐसी अक्षर है, ऐसी वर्ण है जिसको बोलने में मुझे किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अक्षर में कोई और दूसरा अक्षर को हम लोग सम्मिलित नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पवित्र प्रतिज्ञा का भी नाम रख रहे हैं। अब देखिएगा इसके बारे में जो मुख्य बातें होगी, क्या क्या आ सकता है। देखिएगा कितना आसान होगा कि देखिए उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, मतलब जी हम स्वर किसको कह पाएंगे, उसके लिए देखिएगा जो नंबर 1 आया कि उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। स्वतंत्र कहने का मतलब हो जो बिना किसी के मदद का हो। फिर देखिएगा उच्चारण बिना बाधा के हो। बहुत अच्छी बात भाई, उच्चारण बिना किसी बाधा का मतलब अगर कहा जाए तो निर्बाध गति से हो, उच्चारण निर्बाध गति से हो। मैं इन्हीं को स्वर का नाम दे पाएंगे। कह सकते हैं कि देखिएगा कि वैसी वर्ण, चाहे वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, बिना बाधा के हो, निर्बाध गति से हो, उसे स्वर कहते हैं। कितना आसान होगा अगर आप ऐसे भी बोल लेते हैं कि बिना किसी दूसरे अक्षर के मदद के ही जो वर्ण को उच्चारित किया जा सकता है, बोला जा सकता है, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आखिर स्वर की संख्या कितनी है। तो भाई आपको पता होगा कि इंग्लिश भाषा में स्वर जो भावेल होते हैं उनकी संख्या 5 है, लेकिन अंग्रेजी में जब 5 है, लेकिन जस्ट देखिएगा अगर हम हिंदी की बात कर लेंगे तो इनकी संख्या 11 है। एकदम आप याद कर ही लीजिएगा कि हिंदी भाषा में जो स्वर है उनकी संख्या कितनी है,
11 है। एकदम आसान है भाई। अब देखिएगा, आखिर 11 है तो कौन कौन है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ओ, औ, और देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11, यानी टोटल जो स्वर हुए हिंदी में कितने हुए? 11 हुए। अब देखिएगा एकदम आसान तरीका से कि अगर आपसे कोई पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो आप 11 लिखिएगा। लेकिन भाई अगर कहीं पूछ दिया, ऐसा हालांकि यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं आपको बता दिया कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपको 13 बोलना होगा। 11 तो रहेंगे रहेंगे, एक दीर्घ री और लिरी 2 बढ़ जाती है, तो 11 + 2 13। हाँ, एक बात आप चाहेंगे तो आप यह लिख सकते हैं, मैं नोट नहीं किया हूँ, कि अंग्रेजी में अगर अंग्रेजी वर्णमाला आप कहेंगे भाई, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर है उनकी संख्या कितनी है? 5 है। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना जरूर जानेंगे कि हिंदी में 11, संस्कृत में 13 और अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। एकदम बिल्कुल स्वर आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि स्वर का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कहने का मतलब भेद करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन देखिएगा भाई, बहुत आसान से समझिएगा कि स्वर का वर्गीकरण हम एक बार नहीं, हम लगभग 7 बार करेंगे। 7 बार बांटेंगे, और 7 प्रकार का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 7 तरीका से इसको हम लोग क्लासिफाइड करने का प्रयास करेंगे। आप एकदम मन लगा करके एक एक प्रकार को आप समझिए। स्वर का प्रथम वर्गीकरण भाई बना मात्रा एवं उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार, स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा देखिएगा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब तीनों स्वर हम किसे कहेंगे, क्या समझेंगे, आइए आगे देखते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले हम देखेंगे हर्ष स्वर को। ये देखिएगा, इस जिस हर्ष स्वर के नाम लिए उसका कई नाम है। इसको मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, और एक मात्रिक भी कहते हैं। जैसा एग्जाम में पूछेगा आप इसको बता सकते हैं। देखिए लिखा हूँ कि जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, तुलनात्मक मतलब कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, हर्षई, हर्षौ और री बराबर 4। कहने का मतलब छोटू कि जो हर्ष स्वर है वो मात्र 4 है, और जितना शेष स्वर बच गए उनके तुलना में ये थोड़ा सा कम समय में उच्चारित हो जाते हैं। कम के हुई जो कम होता है उसी को हम लघु कहते हैं, और हिंदी भाषा में इसको मैं हर्ष नाम दिया। तो आप याद कीजिएगा कि जिस वर्ण को, जिस स्वर वर्ण को बोलने में, उच्चारित करने में अपेक्षाकृत कम समय लगती है, उसको हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। बहुत छोटी बात लेकिन इम्पोर्टेंट बात कि हर्ष स्वर एक मात्रिक होते हैं। अब आपको हम आगे क्लास में बताएंगे कि मात्रा कैसे गिनते हैं, लेकिन इनमें एक मात्रा होती है, किसमें भाई? हर्ष स्वर में। अब चलिए आगे देखिएगा। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहने का मतलब ये हुआ, हम इसको गुरु स्वर भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक भी कहेंगे, और संधि स्वर भी कहेंगे। संधि कहने का मतलब ये हुआ कि जब इनका निर्माण होगा तो मेल होकर के होगा। देखिए मैं लिखा भी हूँ सर कि जिस स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसे देखिएगा आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या
कितनी है? 7 है। अब देखिएगा इनका, और हम जब इसका डिटेल्स करेंगे तो ये कैसे इससे हमको एक बात और समझ में आएगी, जिसका नाम देंगे संयुक्त स्वर। एकदम आसानी से समझने का आप प्रयास करेंगे, अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा भी और आप उसको समझेंगे भी। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। दीर्घ स्वर का जो निर्माण होता है 2 स्वरों के मिलने से होता है। जैसे देखिएगा आ किससे बना बाबू? अ और अ से। जब 2 से मिल के बना तो अ ह्रस्व था, अ भी ह्रस्व है, दोनों मिल गया तो दीर्घ बन गया। दीर्घई देखिएगा, हर्षई जोड़ हर्षई से, ये भी दीर्घ हो गया। दीर्घऊ देखिएगा, हर्षौ से बना है, ये भी आपका दीर्घ हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ के बात समझिएगा। जैसे अ जोड़ ई, भाई देखिए जब 2 स्वर से मिल के बना तो दीर्घ तो हुआ, लेकिन दीर्घ होने के साथ साथ भी इस संयुक्त भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें जो 2 स्वर मिल रहे हैं वो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग रूप के हैं, तो इसको हम लोग दीर्घ कहने के साथ साथ संयुक्त भी कहेंगे। अब देखिएगा अ जोड़ ए, यहाँ भी वही बात, दीर्घ तो होगा साथ में संयुक्त भी होगी। और ओ की हम बात करेंगे, अगर हम ओ देख लें यहाँ पे तो ओ जो है अ जोड़ उ से बना है, जिसको हम लोग दीर्घ भी कहेंगे और संयुक्त भी कहेंगे। और उसी प्रकार से औ को भी देखेंगे, अ जोड़ ओ से बना है जो दीर्घ भी है और साथ में क्या है? संयुक्त भी है। मतलब हुआ कि दीर्घ स्वर टोटल 7 होते हैं, लेकिन अंतिम 4 ऐसे हैं जो दीर्घ के साथ साथ संयुक्त भी कहे जा रहे हैं। अब क्यों कहे जा रहे हैं, उनको मैं संयुक्त क्यों कह रहा हूँ, खुद आप समझ गए होंगे कि जब इनका निर्माण होगा तो 2 भिन्न स्वर, अलग अलग स्वर लाके मिलेंगे तो उसको हम लोग संयुक्त स्वर भी कहेंगे। अब थोड़ा हल्का सा संयुक्त स्वर को भी आप लोग ठीक से देख लीजिए। लिखता है कि संयुक्त स्वर में कि वैसे दीर्घ स्वर जिनके निर्माण में 2 भिन्न स्वर का मेल हो। भिन्न मतलब जैसे अ जोड़ अ कहीं हुआ तो समान स्वर होगा, लेकिन अ जोड़ अगर मैं ए लिख दिया तो ए आपको कहेगा भिन्न स्वर कहलाएगा। इनका मेल होगा, उसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या देखिए मात्र 4 है। जैसे ए हुआ अ जोड़ ई से, ए हुआ अ जोड़ ए से, ओ हुआ अ जोड़ उ से, और औ हुआ अ जोड़ ओ से। इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा अच्छा तरीका से, ताकि आपको दिक्कत आगे न हो। चलिए आप लोग अब जान लीजिएगा कि हिंदी भाषा इतना महत्वपूर्ण भाषा हम लोग के लिए है कि अगर इसको आप कमांड कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए जो पेपर 1 होगी झारखंड में या बिहार या अदर स्टेट्स भी जो एग्ज़ाम पूछ रहा है, वो बिल्कुल हिंदी पेपर 1 में रहेगा। आपको हर समय समझिए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, नौकरी नहीं होती है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको हिंदी से संपर्क होगा ही होगा। अतः एक बार पूरा मन लगा पढ़ दीजिए, बार बार से बचिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड होगा प्लुत स्वर, जिसको मैं त्रैमासिक भी कह रहा हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिएगा प्लुत स्वर जब मात्रा के बाद 3 या औगरा ऐसे लग गया होगा, लगा हो, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए राम, ये तो केवल राम हुआ, लेकिन देखिएगा राम, और ऐसे पढ़िएगा कि पढ़ाएगा राम, मतलब कहीं आप उच्चारण कर रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं तो जो मात्रा लगा यानी जो स्वर अंतिम आया, उसको आप लंबा खींच दिए, लंबा बोल रहे हैं तो आपको प्लुत स्वर, वही प्लुत स्वर में बदल जाए। एकदम आसान है, देखिएगा जैसे राम राम, आओ ज़्यादा राम बाबू। एकदम देखिए खाली कमरे में बोलने पर जो आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है वो, या पटाखे के बाद की आवाज़ जैसे धम धम, माने कुछ देरी तक गूंजे जैसा लगने लगा, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। प्लुत स्वर की संख्या देखिएगा 8 है। एकदम आसान है बच्चा, एकदम कहीं से कोई टफ नहीं। देखिएगा अ, आ, दीर्घई, दुर्घऊ,
ए, ऐ, ओ और औ, इनकी संख्या 8 है। ई, उ, री प्लुत नहीं है क्योंकि ये उच्चरित होने पर दीर्घ बन जाते हैं। अगर इसको लंबा बोलिएगा तो ये आपको दीर्घ बन जाएंगे, इसलिए कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। तो इनकी संख्या कितनी है? 8 है। अब देखिएगा स्वर का दूसरा वर्गीकरण। मैं बताया हूं कि 7 बार हम लोग को पढ़ना है। आप धैर्य बना के पढ़ लीजिए, नोट्स कर लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि आप इसको, जो PDF आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप इसे नोट तैयार कर लीजिए, फिर आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वर का दूसरा वर्गीकरण ओष्ठ की आकृति के आधार पर। इसमें कहा जाता है कि आपका जब हम बोलेंगे स्वर वर्ण को तो मुख यानी होठ जो अगला भाग है उस पर देखेंगे जो आकृति कैसा बना दिया। अगर गोला बना दिया तो वृत्तमुखी, नहीं बना पाया तो अवृत्तमुखी। इतना आसान है भाई कि आप बोल के भी समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जो पहला हुआ वृत्तमुखी स्वर या वृत्ताकार, जिस स्वर के उच्चारण में मुख वृत्त के आकार का बन जाता है उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से सबको बोल के देखना है। जैसे आपने बोला आ, ई, दीर्घाई नहीं हुआ, लेकिन ऊ, ओ आप देख सकते हैं कि आपको जो मुंह है वो गोला होता जा रहा है बोलने से। तो देखिए यही मात्र 4 है, ऊ, ओ। आप चाहेंगे तो 11 स्वर वर्ण को आप बोल के चेक कर सकते हैं कि किस में मुंह गोला हुआ और किस में। अब जानते क्या कीजिए, आप अपने सामने एक ऐनक ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, दर्पण रख लीजिए और तब बोल के देखिए तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। खुद आप आंसर कर पाएंगे कि कौन वृत्तमुखी है और कौन वृत्तमुखी नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे देखते हैं। जो सेकेंड है अवृत्तमुखी, इसमें कहा जा रहा है कि अवृत्तमुखी स्वर, जिसको हम अवृत्ताकार स्वर भी कह रहे हैं। देखिएगा जब स्वर का उच्चारण किया जाता है, एक मिनट के देखिएगा, अवृत्तमुखी स्वर या अवृत्ताकार स्वर, जब स्वर का उच्चारण किया जाता है और मुख या होठ कहिए वृत्त का आकार प्रदान नहीं करते हैं उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। जब 4 वहाँ निकल गया है तो यहाँ पर 7 होगा। आ, हर्षई, दीर्घई, री, ए, ऐ, 7। हाँ, एक बात, बहुत बड़ी बात याद रखिएगा कि जो औ है हम बहुत यूज करते हैं डॉक्टर, मॉल, डॉल लिखने में। वो औ भी एक वृत्ताकार स्वर है, लेकिन हिंदी भाषा का नहीं होने के कारण ये काउंटिंग नहीं हुआ। इसे विदेशी स्वर या आगत स्वर, गृहीत स्वर या मेहमान स्वर भी हम लोग इसको कहते हैं। अगर आओ इस तरह से अगर हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से तो ये आपका औ है लेकिन आगत स्वर है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए स्वर का तीसरा वर्गीकरण, कितना आसान है। स्वर का तीसरा वर्गीकरण देखिए एकदम आराम से, और धीरे धीरे हम लोग सबको देख देंगे। बस आप लोग को धैर्य बना करके सारी बातों को सुनना है और समझना है। देखिएगा स्वर का तीसरा वर्गीकरण जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्रस्वर कहने का मतलब है कि जिस स्वर को बोलने में जीभ का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। देखिए आप अपनी जीभ को 3 भाग में बांट लीजिए। एक अगला जो अग्रस्वर है, बीच में मध्य और जो पिछला होगा वो पक्ष होगा। अब जब बोलिएगा तो ये आपको चेक करना है अपने से कि मेरा जीभ का कौन सा पार्ट सक्रिय हो रहा है। अगर अगला हो गया तो अग्रस्वर, बीच वाला हुआ तो मध्य स्वर, पिछला हुआ तो पक्ष स्वर। एकदम बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखिएगा
जो अग्र स्वर है उसमें जीभ का जो अगला भाग है वो सक्रिय होता है और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ और री, एकदम याद कीजिएगा अग्र स्वर है। अगर हम मध्य स्वर की बात करें भाई, और बता रहे हैं आपको बोल के देखना पड़ेगा, एकदम क्लियर करना होगा। अ, आ, ई। आप खुद देखिए कि यह हवा कहाँ तैर रहा है, तो जीभ के अगला भाग पर। आप देखिएगा इसी प्रकार से आप सभी को बोल बोल के चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बोल के चेक नहीं कर पाएंगे तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, फिर मैं आपको यथासंभव होगा तो कॉल करके जैसे भी हो आपको बता दी जाएगी। अब देखिएगा मध्य स्वर, जिस स्वर को बोलने से जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और इसे मात्र एक है अ। अब बोलिए अ। जीभ का जो बिचला भाग है वो हल्का ऊपर उठने का काम कर रहा है, तो ये आपको मध्य स्वर कहलाएगा। अब देखिएगा पक्ष स्वर, जिस स्वर को बोलने से जीभ के पिछला भाग सक्रिय रहता है उसे पक्ष स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। आ, उ, ओ, औ। कितना आसान है, 5 आगे हो गया, 5 पीछे हो गया और बीच में 1 रह गया। टोटल 11 था। कितना आसानी से 5 बीच में 1 बट गया आराम से। आप लोग बांटने का काम कीजिएगा, याद कीजिएगा, हो जाएगा। अब आइए स्वर का चौथा वर्गीकरण, एकदम बहुत आसान, एकदम देखिएगा स्वर का चौथा वर्गीकरण क्या होता है भाई। देखिएगा कैसे होती है, देखिएगा तालु की स्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं: संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अब हम किसे कहेंगे और कैसे समझेंगे, आप आइए एक एक करके सारी बात को समझिए और अच्छे तरीक़ा से इसका उत्तर आप कीजिए। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना भाई तो पता आपको चल जाएगा जिस सवाल एग्जाम में कैसे पूछती है, एकदम बिल्कुल सवाल पूछेगा कि कौन सा स्वर वर्ण संवृत स्वर है। अब देखिए संवृत मतलब बंद होता है। देखिए अगर ये तालु है और ये जीभ है, दोनों जाके आगे कहीं सट जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो आपको संवृत स्वर कहलाएगा। जब स्वर को बोलते समय तालु एवं जीभ में स्पर्श होता है तो उसे संवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है: ई, उ और री। एक बार दोबारा बोल के देखिएगा, पता चल जाएगा। अब बोलते वक्त आप दर्पण रखें, आप खुद देख पाएंगे कि ई तालु और जीभ जो है वो अगला भाग संपर्क कर लिया, इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संवृत स्वर कहेंगे। अब देखिएगा अर्ध संवृत मतलब छोटू एकदम कितना आसान है कि मिलना चाहेगा लेकिन मिल नहीं पाएगा। देखिए मतलब यहाँ से आया तालु, जीभ आया, अब दोनों झुका जरूर लेकिन मिल नहीं पाया। इस परिस्थिति में इसको हम लोग अर्ध संवृत कहेंगे। जब स्वर को बोलते वक्त पूरी तरह, जो स्वर को बोलते वक्त जीभ और तालु लिख लीजिएगा, जीभ और तालु पूरी तरह स्पर्श नहीं कर पाते हैं, उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। और देखिए इनकी मात्र 2 है, ए और ओ। ए और ओ इनकी संख्या मात्र कितनी है? 2 है। एकदम आसान तरीका से रखिएगा। अब देखिएगा कितना आसान होगा आगे। विपरीत स्वर, विपरीत स्वर हम उसको कह रहे हैं, देखिएगा जब स्वर को बोलते वक्त तालु और जीभ पीछे की ओर बंद और आगे की ओर आगे पूरा खुला होते हैं, उसे विपरीत स्वर कहते। देखिएगा इस तरह से भाई, इस तरह से है, आगे यहाँ बंद हो गया, आगे खुला था, आगे बंद था, जैसे आप अभी देखे तो यहाँ बंद था तो उसको आप संवृत कहते। लेकिन अब विपरीत करें, यहाँ बंद है, आगे कंप्लीट ओपन हो गया, उसको विपरीत स्वर हम लोग कहेंगे। देखिए कितना आसान है। जब स्वर को बोलते वक्त तालु जीभ पीछे की ओर बंद
और आगे पूरा खुला होते हैं उसे विपरीत स्वर हम लोग कहते हैं। अब देखिएगा इनकी संख्या मात्र एक है आ। मात्र कितना हुआ? 1 हुआ। अब देखिएगा अर्ध विपरीत स्वर, जब स्वर को बोलते वक्त तालु एवं जीभ आगे पीछे दोनों जगह खुला और बीच में मध्य में स्पर्श करते हैं उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। देखिएगा कितना आसान है, आप देख सकते हैं इसको सर कैसे बनाया जाएगा। फिगर भी बना के आप समझिएगा कितना आसान होगा। देखिए ये आपका तालु है, जीभ गया इस तरह से सटा, ऐसे घूम गया, यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। ये तालु जीभ में संपर्क तो हो रहा है लेकिन मध्य भाग में हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? एकदम बिल्कुल याद रखिए, एकदम आसान तरीका से अगर हम लोग इसको बोलना का प्रयास करें, क्या बोल देंगे देख लीजिएगा। तो अर्ध विपरीत, विपरीत माने खुला है, दोनों तरफ खुला है और बीच में क्या है? बंद है। इनकी संख्या 3 होगी। कितना आसान है देखिएगा, अ, ए और ओ, याद कीजिएगा। अब आइए स्वर का 5वां वर्गीकरण, एकदम इम्पोर्टेंट सर जी, बहुत आसान है लेकिन जानकारी हमको चाहिए ही चाहिए इसको। देखिएगा कितना आसान होगा। कहता है कि स्वर का 5वां वर्गीकरण, बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, घोष जिसको हम सघोष भी कह रहे हैं और अघोष। अब देखिएगा जो पहला हुआ घोष सघोष एक ही नाम है, इसका निर्माण है स जोड़ घोष से। स माने सहित, घोष माने कंपन। जिस स्वर को बोलने से कंपन उत्पन्न होगा, कंपन के साथ बोलाएगा, उसको हम लोग सघोष बोलेंगे। अब देखिएगा वर्ण जो कंपन के साथ उच्चारित होते हैं उसे सघोष वर्ण कहते हैं। सभी स्वर सघोष हैं री को छोड़कर। देखिएगा सभी स्वर क्या हैं? सभी स्वर एकदम देखिएगा सभी स्वर सघोष है री को छोड़कर। देखिए जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सभी सघोष है। आपको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए कि जितने सारे स्वर हैं हिंदी भाषा में सबके सब क्या है? सघोष मतलब घोष है। अब देखिए अघोष की बात कीजिएगा, अ जोड़ घोष, अ माने नहीं, घोष माने कंपन। कितना आसान परिभाषा होगा, कोई भी बना लीजिएगा आप लोग आराम से कि जिस वर्ण को हम बोलेंगे और उसमें कोई कंपन नहीं हुआ उसको हम लोग अघोष कहेंगे। देखिएगा वो वर्ण जो बिना कंपन के उच्चारित होते हैं उसे अघोष वर्ण कहते हैं। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि कोई स्वर अघोष वर्ण नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा स्वर का 6ठा वर्गीकरण, बहुत आसान, बहुत धैर्य के साथ आपने वीडियो को देखा है। हम तो इतना ही कहेंगे कि आप बिल्कुल नोट बना लीजिए, एकदम सेलेक्ट बने, एकदम बिल्कुल कलेक्शन है, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे आप उसमें बेहतर करेंगे और समझदारी के साथ आप ठीक भी कर पाएंगे। आइए देखते हैं स्वर का 6ठा वर्गीकरण कितना आसान होगा। मुंह से निकली हवा के आधार पर, जो मुंह से हवा निकलती है उसको प्राण बोलते हैं। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। मुंह से निकली हवा के आधार पर 2 प्रकार के हैं। ये पहला है अल्प प्राण, स्वर जिसे बोलने में कम हवा निकलती है उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। माने बोलेंगे बहुत कम हवा निकला, जैसे क। आप खुद देखिए अ में कम हवा निकला, याद रखिएगा सभी स्वर जो है वो मेरा अल्प प्राण है, उनको बोलने में हवा कम निकलती है। यानी अल्प प्राण कितने हो गए? 11 की 11 हो गए। अगला देखिएगा महाप्राण। महा माने अधिक, स्वर जिसे बोलने में अधिक हवा निकलती है उसको महाप्राण कहते हैं। लेकिन भाई उदाहरण में कोई स्वर महाप्राण नहीं है, मतलब स्वर सबके सब समस्त स्वर अल्प प्राण है। एकदम आप बिल्कुल याद कर लेंगे। अब देखिए
आज का अंतिम स्वर का जो वर्गीकरण होगा, एकदम पहुंच चुके हैं हम लोग लास्ट की ओर। स्वर का 7वां वर्गीकरण एकदम आसान है, आप इसको जरूर समझिए और एग्जाम में लाभ लीजिए। देखिए, स्वर का 7वां वर्गीकरण हो रहा है जाति के आधार पर। 2 प्रकार का होगा, सजातीय स्वर, समान स्वर कहेंगे, विजातीय असमान स्वर हम लोग इसको कहेंगे। देखिएगा, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या होते हैं, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, कई बार पूछा उस वाला इम्पोर्टेंट सवाल भी है। 4 विकल्प देगा, कौन सजातीय है या कौन विजातीय है। देखिएगा, सजातीय स्वर या समान स्वर जो हम कर रहे हैं, कितना आसान है कि 2 समान स्वर वर्णों के मेल से बने सजातीय स्वर, जो स्वर बनेगा, निर्माण होगा, उन्हीं का जातीय, सजातीय या विजातीय होगा। तो आपको ये देखना है कि जो स्वर का निर्माण हो रहा है उसमें जो 2 स्वर आए हैं वो एक तरह के हैं कि अलग अलग है। अगर एक तरह के स्वर से उनका निर्माण हुआ है, एक ही प्रकार के स्वर से, तो सजातीय कहलाएंगे, और अगर अलग अलग स्वर उसमें मिले हों तो विजातीय कहलाएंगे। देखिए, मैं लिख भी दिया हूँ कि 2 समान स्वर वर्णों के मेल से बने स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, आ बना है अ जोड़ अ से, दीर्घई हर्षई जोड़ हर्षई से, और दीर्घऊ हर्षौ जोड़ हर्षौ से। मन इनका निर्माण एक ही प्रकार के स्वर से हो रहा है, इसको हम लोग सजातीय स्वर हम लोग कहेंगे। लेकिन देखिएगा, अगर विजातीय की बात कर लें तो 2 अलग अलग स्वर वर्णों के, अलग अलग स्वर वर्ण लीजिएगा, मेल से कोई स्वर अगर बनता है तो उसको विजातीय स्वर हम लोग कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है विजातीय। बस कुछ नहीं करना है, ये समझिए कि इनका जो निर्माण हुआ है वो 2 अलग अलग भिन्न भिन्न स्वर आए हैं। जैसे देखिएगा, समझिए उदाहरण से, जैसे ए बना जो है कितना आसान है, अ जोड़ ई से बना। अगर अ जोड़ ई से बना तो आप ये समझिए ये दोनों अलग अलग जाति के थे, इसको हम लोग विजातीय स्वर कहेंगे। इसको कहेंगे बना, लेकिन ये विजातीय कहलाएगा। अब देखिएगा, ऐ जो होगा वो बनता है अ जोड़ ए से, इसको क्या कहेंगे हम लोग? विजातीय कहेंगे। ओ जो है ओ ई बनता है अ जोड़ ऊ से, अलग अलग से बना, ये विजातीय होगा। और जो अ होगा अंतिम में, देखिए भाई, अगर अ की बात करेंगे तो अ जोड़ ओ हुआ, ये भी अलग अलग से बना। अगर अलग अलग स्वर से कोई बनते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर जिसको हम असमान स्वर भी कहेंगे। और आपको बता दूं कि 2 अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बने स्वर विजातीय स्वर कहे जाते हैं, और इनकी संख्या 4 है। देखिए, जैसे ए बना है अ जोड़ ई से, और ऐ बना है अ जोड़ ए से, ओ बना है अ जोड़ ऊ से, अ बना है अ जोड़ ओ से। देखिए, दोनों जो है एक अलग अलग जाति से है, अलग अलग जाति, अलग अलग स्वर बन मिल के इसको निर्माण किए, इसको हम लोग विजातीय स्वर हम लोग कहेंगे। हम समझते हैं कि आप पूरी वीडियो को बड़ी आसानी से देखे होंगे, समझे होंगे, अच्छा लगा होगा। हाँ, एक बात कहेंगे आप सबसे मित्रों कि अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को एक बार इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। अगर आप सबका प्यार दुलार ऐसा मिलता रहा तो मैं बता दूं कि एकदम पूरी हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर या और कई विषयों का आपको इसी अंदाज में, इसी रूप में आपको YouTube पर वीडियो मिलता रहेगा, और आप घर बैठे आसानी से तैयार कर पाएंगे। इसी